क्लास में जाने के लिए, आने के लिए नो परमिशन इज़ रिक्वायर्ड। आप लोग जो हैं वो अपने आप में मैच्योर्ड एनफ, राइट। मेरी क्लास में, मैं दूसरी क्लास की बात नहीं कर रहा, टीचर्स की बात नहीं कर रहा, मेरी क्लास में जो है वो नो नीड टू टेक परमिशन फॉर गोइंग आउट, फॉर कमिंग इन। यानी आप ख़ुद अपना अच्छा भला बुरा आप ख़ुद अच्छे से समझ पाते हैं, समझ लेते हैं। तो आप ख़ुद समझ लीजिएगा कि किस वक्त मुझे उठ करके जाना है, किस वक्त नहीं जाना है, जाऊंगा तो क्या नुकसान हो जाएगा, राइट। तो मैं आपसे इसलिए कहता हूँ, असल में राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ दिस योग, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है वो हमारे और आपके लिए लीग से हटा हुआ है। लीग से हटने का मतलब होता है कि जिसको हमने और आपने मीन्स आम धारा में हमने देखा ना हो, कभी आम धारा में हमने कभी उसको बरता ना हो, आम धारा में हम कभी उसकी मीन्स ट्रेनिंग जो उसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं उससे हम जो हैं वो कभी निकले ना हो, राइट। तो उसको कहते हैं आउट ऑफ द लीग। तो आउट ऑफ द लीग ये हमारा और आपका पेपर है। आप में से मुझे कई चेहरे आज पहली बार दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों की 2 क्लासेस शायद 3 घंटे के अराउंड, 3 साढ़े 3 घंटे की या उससे भी ज़्यादा की जो है वो ऑलरेडी निकल चुकी हैं हम लोगों की। उसके जो हैं वो आपके यूट्यूब पे आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसको आप लोग बहुत गौर से, जो लोग थे पहले से वो भी अपने रिवीजन के लिए उसको ज़रूर आप लोग उसको देखते रहिएगा। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और आगे भी करेंगे हम लोग 35-40 क्लासेस तक, तो वो बिल्कुल लीग से हटी हुई हैं, राइट। और उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। और समझने में आपको बहुत मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि आप खुद जो हैं वो आप सब लोग इसके लिए समझदार हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में आपको बहुत परेशानी आएगी। आप बहुत सी चीज़ें होती हैं वो आप समझ तो जाते हैं, है नहीं, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड़ कैसा मीठा होता है? गुड़ मीठा होता है? तो आप कहेंगे, अब मैं पूछूं आपसे, सेब की तरह मीठा होता है, केले की तरह, शक्कर की तरह, मतलब किसकी तरह मीठा होता है? गुड़ की तरह मीठा होता है। नहीं समझा सकते। कैसा मीठा होता है नहीं समझा सकते, है नहीं। चाहे आप मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में लाखों किताबें हैं, लाखों किताबें लिख दीजिए, लेकिन आप उसके मिठास को आप समझा नहीं सकते कि वो मीठा कैसा होता है, राइट। सिर्फ आपको एक काम करना होता है उसके लिए कि एक छोटा सा टुकड़ा उठा करके तारिक मुर्तज़ा के मुंह में डाल दीजिए कि ऐसा मीठा होता है, राइट। आप उसको समझा नहीं सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि लीग से हटा हुआ है इसलिए आप में से ज़्यादातर को समझाने में इसको परेशानी आएगी, राइट। परेशानी इसलिए आएगी क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है इसकी। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं। हमारी जो है वो 16+ ईयर्स की एजुकेशन है। उसमें हमने कहीं पे भी जो सिस्टम हम लोग आज पढ़ेंगे या आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो वो सिस्टम हमने कभी भी 16+ एजुकेशन में हमने कभी नहीं पढ़ी। 24+, 23+ आपकी एज है सब लोगों की, तो उसमें आपने कभी वो बातें सुनी नहीं है, कभी उन बातों को सिर्फ मीन्स पाला नहीं पड़ा है आपका, राइट। और एजुकेशनल सिस्टम में आपको सिखाया नहीं गया है। इसलिए अब एकदम से उसी एजुकेशनल सिस्टम में जिसमें 16+ की एज हो गई आपकी एजुकेशनल सिस्टम की, लेकिन आपको कुछ उसमें बताया नहीं गया, उसके बारे में सिस्टमेटिकली समझाया नहीं गया, एकदम से अब ये चीज़ आ गई है और कभी हमने अपनी लाइफ में इसके बारे में सुना नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको समझना और इसको समझ के फिर समझाना, ये दोनों जो हैं वो बहुत मुश्किल काम पड़ेंगे, बहुत मुश्किल काम पड़ेंगे। और इसके लिए मैंने आपको कल मीन्स पीछे वाली क्लास में सैटरडे में
मैंने आप लोगों के सामने 2 मेथोडोलॉजीज़ रखी थी कि वो 2 मेथोडोलॉजीज़ आप लोग मीन्स जो भी उसको रोज़ एडॉप्ट करेगा, इख्तियार करेगा, तो वो उसको जो है वो आसानी से करता जाएगा। पहली मेथोडोलॉजी तो ये थी कि इस बात के ऊपर मीन्स अपनी मेंटल कंडीशनिंग करना, सोचना कि जो ज़रूरत मेरी है वही ज़रूरत दुनिया के हर इंसान की है। जो ज़रूरत मेरी है वही सारी ज़रूरत दुनिया के हर इंसानों की है, राइट। इसको बार बार मीन्स अपने मन में, अपने दिमाग में बार बार रिपीट करना रोज़, और इसको अगर आपको कहीं भी मौका मिले तो इसको मुंह से बोलना। ये जो प्रैक्टिस कर लेगा, प्लस जो राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेगा। राइटिंग की प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट लिखना है, राइट। राइटिंग की प्रैक्टिस ये है कि आप जो कुछ भी समझ पा रहे हैं इस क्लास में, उसको आप अपने पेजेस पे उतारें। तो एक बार उतारेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको नहीं अच्छा लगा, फिर आप उतारेंगे, फिर उतारेंगे। आपकी एज ग्रुप के लिए थोड़ा सा ये सीरियस मैटर है कि इतनी बार एक ही चीज़ को उतारेंगे। ऐसा तो हमने अपने एजुकेशनल लाइफ में कभी नहीं किया, 16+ लाइफ में कभी आज तक हमने नहीं किया। नहीं किया आपने, बात सही है, नहीं किया। हमेशा जो है वो एग्ज़ाम हमने रट के दिया, राइट। नहीं किया क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसी, कभी आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपको योग में ऐसी ज़रूरत अब पड़ेगी। तो मैं आपको पहली क्लास से, आज हमारी तीसरी क्लास है, पहली क्लास से मैं लगातार कहता चला आ रहा हूँ कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। और आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इन्हांसमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, राइट। वरना मेजॉरिटी जो है वो मीन्स क्या, जो ऐसा बिना तैराकी सीखे पानी में डूब जाए ना कोई, तो फिर जैसे हाथ पैर मारता है, फिर उस तरीके के आप लोग हाथ पैर मारोगे। और मीन्स मेजॉरिटी आप में से, क्योंकि कुछ लोग होंगे उनको लिखना अच्छा आता होगा, डिफरेंट आइडियाज़ को। तो ये भी एक डिफरेंट आइडिया है जो हमने और आपने अपने जीवन में कभी नहीं महसूस किया है। इस क्लास में, अगली 35-40 क्लासेस में हम लोग जो है वो लगातार इसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो है वो पिछली बार बात कर रहे थे पिछली क्लास में कि 2 इम्पॉर्टेंट सवाल आएंगे जब हम लोग जो हैं वो एवोल्यूशन ऑफ योग और लैंग्वेज ऑफ योग के बारे में हम लोग बात जब करेंगे। तो 2 सवाल आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट, मीन्स आपके अंदर वो भाव जागेगा। मेरा कोई इरादा नहीं होगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इसको, मेरा कोई इरादा नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर ऑटोमेटिकली भाव जागेंगे। जैसे मैं बाबाओं की सी बातें कर रहा हूँ, जैसे मैं मौलानाओं की सी बातें कर रहा हूँ, जैसे कोई कथा चल रही है नहीं, इस तरीके का भाव आपका जागेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि जो है वो कुछ ऐसा हो रहा है, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मैं मीन्स रिलीजियस बातें कर रहा हूँ, कुछ मैं देवी देवताओं की, कुछ पीर पैगंबरों की, कुछ इस तरीके की सी बातें कर रहा हूँ। बीच बीच में कहीं कहीं लगेगा, सब जगह नहीं लगेगा, कहीं कहीं आपको लगेगा, राइट। हालांकि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा। मैं बार बार उसको दूसरी बार फिर वार्न कर रहा हूँ, पिछली बार भी किया था सैटरडे में, इस बार भी कर रहा हूँ। अगर कहीं भी लगे आपको तो आप ज़रूर पूछिएगा। पिछले सैटरडे में आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। कहीं पे भी कुछ भी लगे कि ये तो ऐसे है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीन्स पीर पैगंबरों की सी बातें हो रही हैं, देवी देवताओं की सी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पूछ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप उस फ्लो में चले गए और उस डाइग्रेशन मीन्स उसमें डाइवर्ट हो गए अगर आप, तो फिर आप मीन्स टाइम स्पैन के साथ हमारा और आपका डिस्कशन तो चलता रहेगा, राइट। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल क्लीन भाव के साथ जो है वो मैं चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ता रहूँगा। आप जो है वो धीरे 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 दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे, मैं इधर चला जाऊँगा, आप इधर चले जाएंगे, और फिर लास्ट में सवाल पूछा जाएगा कि सीता किसका बाप था।
तो फिर सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी वक्त पूछ लिएगा कि सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सीता किसी का बाप था, तो वहीं मसला हल हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने भावों को भी चेक करते रहिएगा। मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ तो आपके भाव कैसे कैसे चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि वो चेंज होंगे, राइट। कहीं मैं आपको बहुत ऊपर उठा दूंगा, कहीं मैं आपको ऊपर उठा करके आपके भावों को बहुत ज़मीन पे बहुत ज़ोर से दे मारूंगा, कहीं आपके आंसू निकलेंगे, कहीं आप मीन्स अजीब सी फील करोगे, कहीं आपको लगेगा कि अजीब सी बातें हो रही हैं। ये सारी बातें आपको अगले 35-40 घंटों में बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आप तैयार हैं आप लोग इसके लिए? ठीक है, वेरी गुड, दैट्स इट, राइट। हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी, अब हम लोग बात कर रहे थे इवोल्यूशन ऑफ योग की। तो योग जो वर्ड है, हम लोगों ने पिछले 3-4 घंटे में इस बात को समझने की कोशिश की थी कि योग का मतलब होता है टू ऐड सेपरेटेड थिंग्स। जो चीज़ें अलग अलग हैं उनको जोड़ के एक कर देना, ये योग का मतलब होता है। टू ऐड अप थिंग्स विच आर सेपरेटेड, राइट। हिंदी में जैसे आपने जो है वो अक्सर ये सवाल लिया होगा, ये एक एग्जाम्पल अपने आप में काफ़ी है। आपने ये सवाल कि 2 और 2 का योग कितना होता है, 2 और 2 का योग कितना होता है। तो योग, जब आप ऐसा ये सवाल बोलते हो तो योग का मतलब आप क्या समझते हो? जोड़। तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे, योग का मतलब होता है जोड़, टू ऐड समथिंग विच आर सेपरेटेड। अभी 2 और 2 अलग अलग थे, आपने क्या किया, उन 2 को एक में समो दिया। किस में समो दिया? 4 में समो दिया। अब 4 के अंदर वो पहला वाला 2 भी है और ये दूसरा वाला 2 भी है, लेकिन दोनों मीन्स हैं दोनों, लेकिन अब वो 2 सेपरेट नहीं दिखाई दे रहे बल्कि एक दिखाई दे रहे हैं आपको। तो योग मतलब ये होता है, और ये एक बहुत पावरफुल वर्ड है। शायद दुनिया में इसके बराबर का टक्कर का वर्ड नहीं है कोई, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी नॉलेज का सवाल है, राइट। अब ये योग जो है वो शुरू कहाँ से हुआ है, तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे पिछली क्लासेस में। योग जो है वो सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं होता, यानी ये एक बहुत है लेकिन बहुत छोटा हिस्सा है और नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल कहते हैं मतलब आप इसको, मतलब ओवरऑल के सामने आप जब इसको एनालाइज करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे कि अरे यार ये तो मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपका शरीर अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर हर वक्त कमर में तकलीफ़ रहती हो और विकट की तकलीफ़ रहती हो, नहीं तो आपको कपड़े पहनना भी नहीं अच्छा लगेगा, सांस गहरी लेना अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई खाना नहीं अच्छा लगेगा, आपको दोस्तों की कंपनी नहीं अच्छी लगेगी, मीन्स आपको क्लास में बैठना नहीं अच्छा लगेगा, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो चिड़चिड़ाना आपका स्वभाव बन जाएगा, मीन्स कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा फिर आपको। तो शरीर आपका स्वस्थ हो, स्ट्रांग हो, ब्रेन आपका शार्प हो, मीन्स चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं, कॉमन सेंस की बातों को फटाफट समझते चले जाएं, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत हैं और इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। लेकिन क्या यही सिर्फ ज़रूरत है, इसके अलावा कोई और ज़रूरत नहीं है? नहीं, इसके अलावा और कुछ बड़ी भी ज़रूरतें हैं। उन बड़ी ज़रूरतों के सामने जब हम इस ज़रूरत को देखेंगे, तो हमको लगेगा कि यार ये ज़रूरत तो कोई भी मायने नहीं रखती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अक्सर आप लोगों ने सोल्जर्स के बारे में सुना होगा। मैंने जो है वो अपने एक दोस्त को देखा, राइट, उसको जो है वो 7-8 लोगों ने घेर लिया, मीन्स मिस आइडेंटिटी में। उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली कि फ़लाना आदमी इस मोटरसाइकिल पे आ रहा है, जिससे उन लोगों की दुश्मनी होगी। ये जामिया उर्दू के पीछे का वाक़या है, ये जो जामिया उर्दू इलाका है, हमने मेडिकल कॉलेज यहाँ इसके पीछे का इलाका है, राइट। उन्होंने घेर लिया और उसको जो है वो 3 चाकू के लंबे लंबे घाव उसके पेट पे मार दिए, मीन्स लग गए उसको, राइट। उसकी आंतें जो थी वो सड़क पे ऐसे भुड़क से गिर पड़ी। ओके फाइन, मीन्स मेरे जैसा कोई होता तो वहीं मर जाता। उसने क्या किया, वो सारी उठाई, ऐसे समेटी, पेट के अंदर रखी और ऐसे हाथ से दबाया और मेडिकल की तरफ भागा। खुद लेके भागा, और को वो लेके भागेंगे, वो तो मार रहे थे।
अच्छा, अब आप इमेजिन करो एक बात में, मैंने आपसे कहा ना मैं आपको ऐसे ऊपर उठाऊंगा और ज़मीन पर दे मारूंगा फिर आपको तो मैं वही कर रहा हूँ। अब आप सोचो ज़रा, मीन्स किसी के चोट लग गई है और आंतें बाहर गिर गई हैं, लटकी हुई हैं ऐसे आंतें, राइट। अब उस वक्त उसके लिए मीन्स क्या इम्पोर्टेंट है, उन लोगों से लड़ना या अपनी जान बचाना? और जान नहीं बचाना है बल्कि मतलब अब वो उसकी पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिव वो था उसका, राइट, कि उसने जो है वो उनको उठाया भी, उनसे किसी तरीके से पिंड छुड़ाया भी होगा उसने, और फिर उनको ले करके वो जामिया उर्दू के पीछे वाला इलाका जो है वहाँ से ले करके अकेला मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में पहुँचा भी, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँचना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बजाय इसके कि उनसे लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए उस वक्त। लेकिन अभी सिचुएशन है ऑल टुगेदर चेंज हो गई एकदम से। तो अब उस वक्त उसको मीन्स ले करके वहाँ तक जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो वहाँ तक वो इंपॉर्टेंस अब ज़्यादा बड़ी हो गई, और उन लोगों से लड़ना, उनसे बहस व मुबाहिसा करना, उनसे गाली गलौज करना और उनसे जो कुछ करना, वो सब बहुत छोटी चीज़ हो गई अब उसके लिए। तो इसी तरीके से हो सकता है जब आपको योग पूरा समझ में आ जाए और सिस्टम पूरा समझ में आ जाए तो आप कहो कि अरे हाँ वहाँ यार आसन और प्राणायाम के चक्कर में फंसे हुए थे। मैं कह रहा हूँ फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब ओवरऑल देख लोगे तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत छोटी चीज़ है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारी एक आँख में 1 मिलियन रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, 1 मिलियन छोटे छोटे से ऐसे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, 1 मिलियन। हर इस आँख में भी 1 मिलियन और इस आँख में भी 1 मिलियन, और कैमरे का काम करते हैं वो सब। पहली बात तो अभी तक ह्यूमन साइंस जो है वो 1 लाख कैमरे एक साथ नहीं लगा पाई है आज तक कहीं पे भी। अभी भी लगे हैं 2 कैमरे लगे हैं, कितने लगा लेंगे? कोई ओलंपिक साइज स्टेडियम हो और उसमें कोई ओलंपिक साइज इवेंट चल रहा हो तो उसमें कितने कैमरे लगते होंगे? बहुत ज़्यादा लगते होंगे, 150-200 बहुत लग जाएंगे, 500 लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे कैमरे। मतलब डिफरेंट एजेंसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सब लोगों का मिला करके 1000 कैमरे मान लो, 1 मिलियन कैमरा, राइट। 1 मिलियन कैमरा एक आंख में, 1 मिलियन कैमरा एक आंख में। एक कैमरा भी ज़रा सा भी टेढ़ा इधर से उधर हुआ तो पता चला हरा रंग दिखना बंद हो गया, किसी को पता चला, किसी को शाम को 6 बजे के बाद दिखना बंद हो गया, पता चला किसी को सुबह 6 बजे के बाद का बंद हो गया दिखना, पता चला किसी को जो है वो सब लोग ऐसे बैठे नज़र आ रहे हैं। मीन्स तरह तरह की, एक ही ऑर्गन में तरह तरह की बीमारियां, 85 तरह की बीमारियां होती हैं। अब वो हो गई ये चीज़ें, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हर चीज़, हर कोन 1 मिलियन में, हर कोन, हर रॉड, हर कैमरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान, बंधा सब मौजूद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ओवरऑल की इंपॉर्टेंस आप देखोगे तो आपके लिए जो है वो, शायद आप जब एनालाइज करोगे, रिफ्लेक्ट बैक करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट ये बड़ी चीज़ थी, राइट। उस बड़ी चीज़ पे हमारी आपकी नज़र नहीं है असल में, वो हमको और आपको आज तक मीन्स हमारे एजुकेशनल सिस्टम में सिस्टमेटिक वे में आया नहीं है, इस वजह से हमारी उस पर नज़र नहीं है। अगर वो नज़र हो जाती तो फिर हम लोग जो हैं वो बिल्कुल राइट कॉन्टेक्स्ट में, राइट डायरेक्शन में हम और आप जो हैं वो योग को समझने वाले हो गए होते और उसको जान रहे होते, उसको मान भी रहे होते। तो हम लोग जो हैं वो अभी बात कर रहे थे एवोल्यूशन के ऊपर। तो योग का मतलब, वर्ड मतलब हमने समझा। तो इसके लिए जो है वो एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हमारे और आपके लिए ये है कि जब भी आप, चूँकि योग के आप स्टूडेंट हैं, जब भी आप योग के बारे में बात करेंगे, बोलेंगे, तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको आप बहुत ख़ास ख्याल रखेंगे, राइट। इसको कोई भी, आप में से कोई भी कभी भी अपने पूरे जीवन में आगे कभी भी इसको योगा नहीं कहिएगा, राइट। दिस इज योग, दिस इज नॉट योगा, राइट, दिस इज योग। अभी आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसा कहें कि सर
ये तो जी के बाद ए लगा हुआ है, राइट? तो गा पढ़ते हैं हम इसको, है ना? ओके फाइन, गा पढ़ते हैं हम इसको, इसलिए लगा हुआ है? नहीं, इसलिए नहीं लगा हुआ है ये, राइट? अगर इसको आपको बड़े आ के साथ पढ़ना होता तो इसकी स्पेलिंग जो है वो अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी लिखी होती। डबल ए लिखा होता ना उसको, उन्होंने नहीं लिखा उन्होंने। देखिए, जो चीज़, जो लैंग्वेज जहाँ की हो उसको वहाँ समझना चाहिए हमको। जो लैंग्वेज जहाँ की है वहाँ से समझना चाहिए, तब तो हम सही समझ पाएंगे उस चीज़ को, वरना हम सही नहीं समझ पाएंगे। असल में योग जो वर्ड है ये संस्कृत ज़ुबान का वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है, राइट? संस्कृत में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। संस्कृत में किसी भी वर्ड का जो सबसे लास्ट अल्फ़ाबेट होता है, राइट, अगर उसके अल्फ़ाबेट के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड हलंत। आप लोगों ने हाई स्कूल तक पढ़ा है सब लोगों ने, राइट? दिस इज कॉल्ड हलंत। अगर ये हलंत लगा है तो ये आधा पढ़ा जाता है, और अगर हलंत नहीं लगा होता तो इसको पूरा पढ़ते हैं। इसको ऐसे पढ़ेंगे संस्कृत में, ग, योग, नाल, नल, राम, हनुमान, राइट, दुर्ग। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? इसी तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, चूंकि हलंत नहीं लगा हुआ है इसलिए हम इसको, संस्कृत जुबान का वर्ड है ओरिजिनली, इसको समझ लीजिएगा। और ये योग, राइट? अभी हम इसको जो है वो, अगर इसके नीचे हलंत लगा दें तो हम पढ़ेंगे योग। तो योग, योग वर्ड भी गलत, योग तलफ़ुज़ भी गलत, और योगा वो भी गलत। हल्का सा आ की साउंड के साथ आपको योग, आपको बोलना है इसको। मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो कॉन्सेप्ट जिस फील्ड का हो उसी फील्ड के रिलेशन में आपको वो कॉन्सेप्ट समझना होता है, तब तो आप सही समझोगे, राइट? जिस भाषा का, जिस जुबान का वर्ड है उसी जुबान में आप उसको समझोगे, तब तो आप सही से समझ पाओगे। यहां तक मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आप लोगों को, राइट? फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस एक वर्ड है, साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फिजिक्स में किसी और मायनों में इस्तेमाल होता है और साइकोलॉजी में किसी और मायने में इस्तेमाल होता है। अगर एक दुनिया का सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट खड़ा होकर के जो है वो फिज़िक्स वालों के सामने स्ट्रेस को डिफ़ाइन करे, तो वो सब मन ही मन में, मुँह ही मुँह में दबा के हंस रहे होंगे कि यार इतना बड़ा सुना था तो मैंने इसको, है नहीं? लेकिन दर्शन बड़े छोटे हैं, इसको स्ट्रेस का मतलब भी नहीं आता इसको। वो अपने रिलेशन में बात कर रहा है, आप अपने रिलेशन में समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो हर स्पेशलिटी की अपनी टेक्निकलिटी होती है, उसकी अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, राइट? उसी टर्मिनोलॉजी में उस चीज़ को समझा जाता है, उसी चीज़ में उसको बोला जाता है, उसी चीज़ में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो संस्कृत ज़ुबान में योग वर्ड जब आएगा तो उसको योग ही बोलेंगे, और ये संस्कृत ज़ुबान का वर्ड है, और ये हिंदी का नहीं है जो आप इसको योग बोल के ख़त्म कर दो, ना अंग्रेज़ी का है जिसको आप योगा बोल दो। तो योगा भी गलत और योग भी गलत। योग, अब ज़रा इसकी 4-6 बार प्रैक्टिस करो। आंख बंद करो और ध्यान लगाओ, अपने जो बोल रहे हो उस पर ध्यान लगाओ। राइट, ओके फाइन। ये तो आपने एक शब्द था, तो आप में से 2-4 के मन में भाव आने लगेगा अभी थोड़ी देर में कि यार कुछ कथा वथा चल रही है यार, उसकी प्रैक्टिस हो रही है क्या? अभी तो बड़े बड़े श्लोक भी आएंगे, है नहीं? फिर वो भी बोलोगे आप,
फिर ऐसा लगेगा आपको, एकदम से मन में भाव आएगा आपके कि यार ये पंडिताई का कोर्स है क्या। फिर एकदम से जो है वो फिज़िक्स की बातें आने लगेंगी। अभी पहली बार में देखो वो फिज़िक्स आ गया और केमिस्ट्री आ गई, तो आप कहोगे कि अरे यार अब क्या फिज़िक्स की बातें हो रही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लीग से हटके है, राइट। इसके लिए आपको बहुत कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एटलीस्ट रोज़ाना 40 मिनट्स, एटलीस्ट पूरी ईमानदारी के साथ 40 मिनट्स कम से कम हर किसी को आप में से, राइट। इतना तो आप लोगों को सबको इसके लिए करना होगा, क्योंकि आप लोग किसी एक सेट पैटर्न में नहीं चलोगे। जैसे आप टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की क्लास में चलते हो तो एक सेट पैटर्न होता है उसका। फिर आप एनाटॉमी की क्लास में आ जाते हो तो उसका अपना एक सेट पैटर्न होता है। फिर आप जो है बायोमैकेनिक्स की क्लास में चले जाओगे तो उसका अपना एक सेट पैटर्न होगा। इसका सेट पैटर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका सेट पैटर्न? क्या? जोर से बोला करो यार। नहीं, इसका सेट पैटर्न क्यों नहीं होगा इस क्लास का? ओके जी, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। और हैं? इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, राइट। ये फिजिकल डोमेन की चीज़ नहीं है जहाँ पे आप इसकी लंबाई चौड़ाई नाप लें, इसकी गहराई नाप लें, जहाँ इसके वज़न नाप लें, जहाँ इसको कुछ छू लें, जहाँ आप इसका शेप डिफाइन कर दें। ये सोशल डोमेन की चीज़ है। और सोशल डोमेन में मैंने आपसे एग्जाम्पल दिए थे, आपको सिचुएशन बताई थी कि कोई भी एक सही आंसर नहीं होता, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी चल रही है। उसके लिए मैंने आपको सिचुएशनल 3-4 सिचुएशंस बताई थी डिफरेंट क्लासेस में। वो आप जो है वो यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि डिफरेंट क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या सिचुएशंस ली थी और सबके आंसर डिफरेंट थे। और आप जब उसको देखोगे तो आपके भी आंसर्स डिफरेंट होंगे। और जब आप 1 महीने के बाद देखोगे तो 1 महीने पहले जो आंसर दिया था वो नहीं होगा, फिर वो कोई दूसरा आंसर हो गया होगा, क्योंकि तब तक आपने अम्मा को मार दिया होगा। हो सकता है कोई, अरे हाँ नहीं करो। और कभी हो सकता है प्रेमिका को मार दिया हो, और कभी हो सकता है पति को मार दिया हो कि उसकी जगह गवर्नमेंट की जॉब तो मिल ही जाएगी ना कम से कम। तो ये ऐसी चीज़ है। इसलिए पता है एक और बीमारी हम लोग के अंदर हो गई है, हम एक दूसरे को देखने लगते हैं, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि हम क्या सोच रहे हैं। आदमी अभी सोच रहा है कि दूसरा क्या सोच रहा है। नहीं, दूसरा जो सोच रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हो वो बताओ, है नहीं। बहरहाल, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि योग ये एक वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है। इसको आप कभी भी योग नहीं बोलेंगे और योगा नहीं बोलेंगे। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, योग का मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। जो चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, जो चीज़ें अलग अलग हैं, उनको समा करके एक कर देना। अगर आपने उनको समो करके एक कर दिया तो फिर इसका मतलब है कि आपने उसमें योग पैदा कर दिया। 2 और 2 का योग पैदा कर दिया आपने उसमें। यहां तक बात क्लियर हो गई, राइट। अब जब हम लोगों ने बात करी थी तो हमने बात करी थी कि इवोल्यूशन ऑफ योग, जो हमारा पहला टॉपिक है, कि योग शुरू कहाँ से हुआ। तो आप लोगों ने कहा था कि योग जो है वो इंसान जब से थे तब से शुरू हुआ। मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रा डेफिनेशन पे गौर करो। तो डेफिनेशन तो कह रहा है कि डिफरेंट चीज़ें लेकिन एक साथ एक हो करके, राइट। तो उसके ऊपर कल पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हर चीज़ से कनेक्टेड है। कुछ चीज़ें हमें महसूस होती हैं आपस में कनेक्टेड, कुछ चीज़ें हमें महसूस नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें हमें महसूस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, हमारी एनाटॉमी में, हमारी फिजियोलॉजी में। मीन्स सारे सिस्टम्स जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल अलग अलग पढ़ते हैं सब, लेकिन वो जब काम करते हैं तो सब योग में करते हैं। आप नर्वस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम से या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या डाइजेस्टिव सिस्टम से या एंडोक्राइन सिस्टम से आप अलग नहीं कर सकते।
इंडोक्राइन सिस्टम को आप बाकी के 10 सिस्टम से नहीं अलग कर सकते, डाइजेस्टिव सिस्टम को बाकी के 10 सिस्टम से नहीं अलग कर सकते। खाना नहीं मिलेगा तो सब कमज़ोर होकर मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे सब। एक टाइम ऐसा भी आएगा। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर ही है दिखने में, मीन्स दिल का स्ट्रक्चर कुछ और है, पेट का स्ट्रक्चर कुछ और है, आंतों का स्ट्रक्चर कुछ और है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन उनका कुछ अलग है, लेकिन वो सब एक ही इंडिविजुअल है। अच्छा, फिर उसके बाद आप अपने को देखिए और अपने माँ बाप को देखिए। मीन्स आपकी माँ और आप दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। वो अपनी फ्रीक्वेंसी से सांस लेती हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी से सांस लेते हो। उनका अपना खाने पीने का और सोने जागने का और कपड़ों की प्रेफरेंसेस और हेयर स्टाइल का अपना वो है, आपका अपना है। अच्छा, बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या आंख बंद करके सोचो जरा, क्या अलग है? नहीं, तो आप दोनों एक ही हो, आपस में कनेक्टेड हो या नहीं हो कनेक्टेड? अगर माँ की तबीयत ख़राब हो जाए तो आपके दिल को दर्द होता है या नहीं होता? अगर होता है तो कनेक्टेड हो, अगर नहीं होता है तो डिसकनेक्टेड हो। तो ये तो आप सोचो आपके बारे में। मीन्स मैंने कहा ना, सिचुएशनल है। हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें सिचुएशनल हैं, सही और गलत का मसला नहीं है। मे भी, अब आप सोचो, ये तो फैसला आप करोगे अपने लिए, राइट। हम लोग तो रीज़न एंड लॉजिक के ऊपर बेस करके कुछ चीज़ें आपस में डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें आउट ऑफ रीज़न एंड लॉजिक नहीं होंगी, होंगी रीज़न एंड लॉजिक पे, राइट। क्योंकि हम और आप इंसान हैं, हमको और आपको काम करने हैं रीज़न एंड लॉजिक पे काम करना है, राइट। तो दो इंडिविजुअल्स बिल्कुल अलग थे। अभी तो मैंने दो का एग्जाम्पल लिया, अब आप ये एग्जाम्पल और बढ़ा लो। अच्छा, फिर आप सारे भाई बहन और आपके माँ बाप प्लस माँ की तरफ के भाई बहन, उनके भाई बहन और उनके बच्चे, वो सब आपस में कनेक्टेड हो। इधर बाप की तरफ से उनके जितने भाई बहन और उनके जितने बच्चे, वो सब आपस में इधर भी कनेक्टेड हो। मैं जब मैं बता रहा हूँ, अब आपका कनेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। आपका कनेक्शन अभी अंदर ही सेपरेशन था, लेकिन अंदर कनेक्टेड हो, योग में हो। अभी माँ बाप से भी कनेक्टेड हो, लेकिन डिफरेंट हो। अभी आप इसको दूर करते चले जाओ, राइट। आपका हर एक्शन और आपका हर वर्ड क्वांटम फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो एक टॉपिक है। और अभी लेटेस्ट उसमें मीन्स उसने फिजिक्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है, प्योर फिजिक्स को उसने ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट ख़त्म है अब फिजिक्स इस वक्त। मतलब उसके समझ में नहीं आ रहा कि मीन्स क्वांटम फिजिक्स के सामने करें क्या, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स ने मामले ही बिल्कुल उलट के रख दिया है। और फिजिक्स के लोगों को लग रहा है कि अब क्या होगा, राइट। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि आपका हर वर्ड पूरे ब्रह्मांड पे असर डालता है। अच्छा, वो प्रूव करता है, उसके पास थ्योरम्स हैं। भाई थ्योरम्स मैथ्स में आपने करी है ना, हाई स्कूल तक, है नहीं? ओनली करके भी थी कि ओनली कंडीशन इज दिस, ओनली एंड ओनली कंडीशन इज दिस, केवल ये कंडीशन है, केवल और केवल यही कंडीशन है, ऐसे करके सवाल थे आपके पास। उससे कुछ चीज़ें आप प्रूव करते थे। क्वांटम फिजिक्स में भी ऐसे ही वो लोग प्रूव करते हैं। जेम्स जीन्स के नाम पे हम लोगों ने पिछली क्लास में भी बात करी थी। जेम्स जीन्स नाम के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमी, सितारों के एक्सपर्ट्स, ब्रह्मांड के एक्सपर्ट प्लस फिजिक्स का एक्सपर्ट, इन दोनों की एक्सपर्टीज मिलके एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहलाता है। उसके वो फादर कहलाते हैं जेम्स जीन्स, राइट। जेम्स जीन्स ने 40 पेज का कैलकुलेशन किया, एक ही सवाल 40 पेज का कैलकुलेशन, और उन्होंने दुनिया को प्रूव करके बताया कि हर इंसान जो एक उंगली भी अगर उठाता है तो उसका पूरे ब्रह्मांड पे क्या असर पड़ता है। और पूरा ब्रह्मांड उससे मीन्स पूरा कॉस्मॉस, यूनिवर्स नहीं, अर्थ नहीं, पूरा कॉस्मॉस पे क्या असर पड़ता है। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और प्रूव करके बताई, चूंकि उसका वेट इतना ज़्यादा है पूरे ब्रह्मांड का, भाई अर्थ का ही वेट अपने आप में इतना भारी है,
प्लस डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि आपका ये जो उठाना है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। सुपरफिशियली देखने से लग रहा है आपको नेग्लिजिबल है, लेकिन उसने थ्योरम से प्रूव करके दे दिया कि असर तो होता है। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत सी बातें आपको ऐसी भी बताऊंगा कि आपके दिमाग में शायद नहीं अटेंगी, कहेंगे अरे ये क्या बात हुई। अच्छा, अब वो जेम्स जीन्स एक और बात भी कहता है कि जो कुछ भी बोलना बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी तुम डालोगे ब्रह्मांड तुमको वापस देगा। ऐसे तुमने अगर किसी को गाली बकी या किसी को बुरा कहा तो या तो वो बुराई अब तुम्हारे अंदर है या उसके अंदर है। अच्छा, उसके अंदर नहीं है, अगर ये मान के चलना चाहिए ना, अगर उसके अंदर नहीं है तो पक्का तुम्हारे अंदर है। राइट? इसको मैं बुरे सेंस में कह रहा हूं, आप लोग सब लोग बड़े हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। जैसे मां की गाली बक दी आपने, किसी बक देते हैं, राइट? तो अब या तो आपकी माँ वैसी है या उसकी माँ वैसी है। अब ये दो माँओं के बीच का मसला पड़ गया है। अब बहुत सोच समझ के बकना बोलना, अब या तो आपकी माँ ऐसी है या उसकी माँ ऐसी है। ये अलग बात है, आपके इमोशंस ये कहें कि नहीं नहीं मेरी माँ ऐसी नहीं है, इसी की माँ ऐसी है। उसके इमोशंस ये है कि नहीं नहीं मेरी माँ ऐसी नहीं है, इसकी माँ ऐसी होगी। लेकिन है दो माँओं के बीच का मसला। अब ये जब फैसला होगा तब फैसला होगा, लेकिन मतलब आप चक्कर में पड़ गए। क्वांटम फिजिक्स कह रही है अब आप चक्कर में पड़ गए। कॉमन सी बात है, राइट? मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके इमोशंस को मैं ऐसे उठाऊंगा और ऐसे नीचे पटक भी दूंगा उसको। मतलब एक से एक बुरी बातें भी बोलूंगा, क्योंकि हम लोग उस समाज में रह रहे हैं ना। अच्छा, नेटफ्लिक्स से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, पता नहीं अच्छी बातें कितनी सीख रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज बहुत तेज़ हो गई है हमारी, भयंकर। नेटफ्लिक्स से बहुत खतरनाक लैंग्वेज हो गई हमारी। तो वो खतरनाक लैंग्वेज या तो दूसरे में है या हम में है, किसी एक में तो है, वो सोचना हमको है। बहरहाल तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो बताती है कि आपकी हर एक्शन, हर वर्ड का असर जो है वो पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। उसका पिछली क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल आपसे लिया था, बताओ क्या? पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ता है। बोलो 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 बोलो। जो लोग सैटरडे में थे वो लोग खास करके बोलो। वीडियोस यार अपलोड करना शुरू कर दो भाई। अपलोड है? हाँ, उसको नहीं तो इनका कंटेंट आगे निकल जाएगा, फिर उसके बाद पीछे वाला ये देख नहीं पाएंगे। क्या बोला था मैंने? पूरी दुनिया पे असर पड़ जाता है और शायद क़यामत आ जाएगी तब तक असर पड़ता रहेगा अब उसका। बिहेवियर, एनवायरनमेंट नहीं, आप लोग थे ही नहीं तो आप लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। फोटोसिंथेसिस, राइट? मैंने आप लोगों के सामने कुछ साइंटिफिक है नहीं आपके सामने वो रखी थी कि एक टाइम था जब अर्थ पर ऑक्सीजन थी नहीं, ऑक्सीजन थी नहीं, मौजूद ही नहीं थी। या तो दो ही गैसेस थी, या तो नाइट्रोजन थी और या कार्बन डाइऑक्साइड थी। अगर ऑक्सीजन किसी जमाने में होगी भी तो खत्म हो गई होगी, राइट? बहुत सारे जो हैं वो शुरू की बात है, जब जीवन शुरू हुआ था तो उस वक्त जो है वो यूनिसेल्युलर कुछ ऑर्गेनिज्म पैदा हुए थे, राइट? कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए थे। उन्हीं में से एक यूनिसेल्युलर, सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या तो नाइट्रोजन पे थे या कार्बन डाइऑक्साइड पे थे। वो सब जीवित थे, वो आज भी हैं, है नहीं? जिनको हम बोलते हैं, जैसे ये आप जब रात में सोते हो मुंह बंद करके तो कुछ बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुबह की जो आपकी सबसे पहली जो, अब आप उसको खुशबू कहो या बदबू कहो, कुछ भी कहो, वो उन बैक्टीरिया की वजह से होती है। उन बैक्टीरिया को बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक क्योंकि अंदर, मुंह के अंदर है ना, और मुंह बंद है आपका, ऑक्सीजन है नहीं, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, राइट?
यानी कि कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, मैंने एक लाइव एग्जाम्पल लिया, हर चीज़ का मैं लाइव एग्जाम्पल लेता रहूँगा आपसे, ताकि आपको ये ना लगे कि कहीं फिक्शन की बातें कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो एनारोबिक बैक्टीरिया, वो सारे एनारोबिक बैक्टीरिया थे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पे चल रहे थे, मैं टाइम के शुरू की बात कर रहा हूँ, राइट। कुछ थे जो नाइट्रोजन पे चल रहे थे, वो भी एनारोबिक थे। लेकिन एक बैक्टीरिया सायानोबैक्टीरिया नाम का, एक यूनिसेल्युलर सायानोबैक्टीरिया नाम का, ये उस जमाने में मार्केट में आया। नहीं, आज की भी भाषा बोलनी पड़ेगी ना, नहीं तो आपको लगेगा चलो कमंडल उठाओ चलते हैं हिमालय की गुफाओं में आज तो कुछ है ही नहीं। नहीं, आज ही सब कुछ है, आपका प्रेजेंट ही सब कुछ है, राइट। लेकिन पास्ट पे नज़र रखनी चाहिए ताकि हमें ये मालूम चल जाए कि हम आए कहाँ से हैं। क्या हम ऐसे ही थे जैसे आज हैं? नहीं, हालांकि मैं था, लेकिन मैं ऐसा नहीं था जैसा हूँ। मेरा आधा इंडिविजुअलिज्म मेरा माँ के पास था, आधा इंडिविजुअल बाप के पास था। वो दोनों आपस में मिले तो एक ऐसा पैदा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसी हो गई, एक ऐसी हो गई, सब अलग अलग था। अभी जनरेशन और आगे चलेगी तब भी ऐसी चलेगी, राइट। तो ये सायानोबैक्टीरिया जो है, ये पहली बार इन्होंने जो है वो कुछ तरकीब अपने अंदर निकाली कि ये जो सनलाइट थी उसको जो है वो अपने अंदर ट्रैप करने लगे, रोकने लगे। अच्छा, रोक करके अंदर इन्होंने कुछ केमिकल रिएक्शन किया और इन्होंने जो है वो फोटोसिंथेसिस पैदा कर ली। फोटोसिंथेसिस पैदा कर ली। आज सुबह जो है वो एक मेरा 9-10 साल का बेटा है ना, तो मैं उसको बता रहा था सायानोबैक्टीरिया के बारे में कि सायानोबैक्टीरिया हम आए कहाँ से हैं, कैसे आए हैं, यहाँ पे अर्थ पे पहले क्या था, अर्थ कैसी थी, तो इस सब के बारे में बात कर रहे थे। एकदम से फोटोसिंथेसिस आया तो उसके कान खड़े हो गए, कह रहा है ये फोटोसिंथेसिस, उस ज़माने में फोटोसिंथेसिस। मैंने कहा हाँ। बोला ये तो हम 3rd क्लास में पढ़ते हैं। अरे बाबा, आज पढ़ते हो तो क्या था पहले से यार। अब बच्चा तो बच्चों की तरह बात करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने उससे पूछा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो कह रहा है कि आप बताइए। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो कह रहा है लो फिर क्यों बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो मैंने कहा तुम बताओ। भाई बच्चों से बच्चों की तरह बात करनी होती है ना, उनके लेवल पे जाके, राइट। क्योंकि बच्चा जो होता है ना, अपने को वो ब्रह्मांड के केंद्र में रखता है और कहता है मैं ही हूँ जो हूँ। ये पता नहीं कहाँ से एलियन आ गए हैं, चाहे वो माँ बाप हो चाहे कुछ हो, उनको उसको इससे मतलब नहीं। उसको ये होता है कि साहब जैसे उसका दोस्त हो पिंटू, फॉर एग्जाम्पल चिंटू, पिंटू कोई भी हो, तो आप उससे पूछो कि ये पिंटू कौन, तो वो बड़ी अजीब सी, आइए विजय भाई, वो बड़ी अजीब सी नज़रों से आपको देखेगा। अरे इसे पिंटू भी नहीं पता कौन होता है, इतना बड़ा है इसे पिंटू, अरे नहीं पता पिंटू। लेकिन ये बात नहीं समझेगा वो, क्योंकि वो ब्रह्मांड के केंद्र में अपने को रख के देखता है। ओके फाइन। तो बहरहाल फोटोसिंथेसिस, फिर उसने बच्चे ने मुझे बताया, तो मुझे पहली बार मालूम चला फोटोसिंथेसिस क्या होती है तो उसने मुझे बताया कि प्लांट्स जो हैं वो कुछ ऐसा खेल खेलते हैं सनलाइट के साथ। वो ऐसे ही बोला वो कि सनलाइट के साथ कुछ ऐसा खेल खेलते हैं। उसकी मैडम ने ऐसे ही बताया होगा उसको कि वो सनलाइट के साथ कुछ ऐसा खेल खेलते हैं कि वो सनलाइट को अपने अंदर कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो इतना पता था उसको, राइट। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या करता था, ये फोटोसिंथेसिस इसने क्रिएशन शुरू कर दी। फोटोसिंथेसिस, अच्छा ये जैसे ही फोटोसिंथेसिस इसने शुरू करी तो एनवायरनमेंट में, आप यहां मान के चलो, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अच्छा ये पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, ठीक है नहीं। अच्छा उस वक्त इसकी एज जो थी वो 3 डेज की थी हर बैक्टीरिया की, राइट। 3 दिन में ये 2-3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक बना देता था। अच्छा इतनी बड़ी अर्थ और 1-2 मॉलिक्यूल, क्या फर्क पैदा है भाई। इतना बड़ा एटम बम गिर गया तो इंडिया पे क्या असर पड़ गया उसका, जापान पे पड़ा तो पड़ा,
और पूरे जापान पे भी नहीं पड़ा, हिरोशिमा नागासाकी 2 शहरों पे पड़ा, पूरे जापान पे भी नहीं पड़ा, राइट। तो इस पर क्या असर पड़ जाएगा, राइट। वक्त के साथ साथ ये साइनोबैक्टीरिया 1 हुआ, फिर डिवाइड होकर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, 32 हुआ, 64 हुआ, 128 हुआ, ऑन एंड ऑन। फिर ये ऐसे ही जो है वो एक एक करके 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 जो है वो, और पूरी दुनिया में वो फैलते गए फैलते गए फैलते गए। एक टाइम ऐसा आया, इन्होंने जो है वो अराउंड 20% ऑक्सीजन अर्थ पे क्रिएट कर दी। आज की डेट में 20% है ना, 19, साढ़े 19, पौने 20, ऐसे 20 मान लो, राउंड फिगर कर लो आप, या 19 मान लो, राइट। उसने 20% ऑक्सीजन क्रिएट कर दी। एक ऐसे साइनोबैक्टीरिया ने जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, 3 दिन की लाइफ है। आज की डेट में इसकी एज जो है वो 3 वीक की हो गई है। कई करोड़ों सालों में, कई लाखों सालों में 3 वीक की एज स्पैन बढ़ गया है इसका। इसने अपनी स्पैन भी बढ़ा लिया है, राइट। ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो आज की डेट में मिलता नहीं है, नहीं ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये चला गया है प्लांट्स के अंदर। पहले तो ये ऐसे ही मिलता था, चिकनी मिट्टी में मिल जाता था, रॉक्स के बीच में, जहाँ फट जाती हैं रॉक्स उनके बीच में रहता था, राइट। अभी ये प्लांट्स में रहता है। अब इसका नाम जो है वो साइंटिस्टों ने रख दिया क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का किचन कहलाता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस बनती है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये अब क्लोरोप्लास्ट के नाम से है, समाज में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में क्रिएट करती है, राइट। और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उसको वो प्लांट इनहेल करता है और अपनी जिंदगी, अपना जीवन आगे चलाता है वो, राइट। बात क्वांटम फिजिक्स की हो रही थी। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि आपका एक उंगली हिलाना पूरे ब्रह्मांड पे असर डालता है, मगर वो वेट इतना ज़्यादा है कि आपकी उंगली का वेट उसके बराबर, मीन्स नेग्लिजिबल है, लेकिन असर डालता है। तो मैंने उसका आपको एक बायोलॉजी से एक लाइव एग्जाम्पल दिया है। एक साइनोबैक्टीरिया उसने एक मॉलिक्यूल छोड़ा था, फिर ऐसे बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया और 20% ऑक्सीजन बना दी। अब ये 20% ऑक्सीजन कांस्टेंट है, राइट। ये 20% ऑक्सीजन पहले हुई, फिर ह्यूमंस और लाइफ यहां पर, जीवन यहां पर आया, फिर ये सारे जितना भी अब आपको इकोलॉजिकल बैलेंस दिखता है ये तब क्रिएट हो पाया एक साइनोबैक्टीरिया की वजह से। अच्छा, एक साइनोबैक्टीरिया और अर्थ का वेट, ब्रह्मांड छोड़ दो, कुछ ज़्यादा है या नेग्लिजिबल है, 0 है। एक साइनोबैक्टीरिया का वेट और अर्थ का वेट 0 है, लेकिन असर डाल दिया ना उसने टाइम के साथ साथ। इसी तरीके से आपका एक उंगली उठाना, आपका एक शब्द बोलना, आपका एक विचार पूरे ब्रह्मांड पे असर डालता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका एक्शन का रिजल्ट फिर कभी मिलेगा तो मिलेगा। यहाँ आपको इमीडिएट तो नहीं मिला, ये भी लाखों करोड़ों सालों में मिला। तो आप ये सोचें कि अपने जीवन के किसी उसमें, किसी दौर में आप अगर ये सोचें कि जो है वो आपका जीवन अब बेकार हो गया, ज़िंदगी बेकार हो गई, अब आपके किसी काम की नहीं रही, अब तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, और अब नहीं, आपकी बर्बाद नहीं हो गई है, आप जिंदा हैं, तो इसका मतलब किसी पर्पस के तहत जिंदा हैं, अभी भी हैं। सुसाइड का रेट बढ़ रहा है ना लगातार, क्यों बढ़ रहा है? जितने सुसाइड वाले हैं वो यही तो सोच रहे हैं, चाहे लड़का या लड़की, वो यही तो सोच रहे हैं कि हमारी जीवन बेकार हो गया। अब नहीं, बेकार नहीं हो गया। अगर बेकार हो गया होता तो ऑक्सीजन ना होती फिर। भाई एक साइनोबैक्टीरिया जो दिखने में कुछ नहीं है, 0 है, उसने आपके जीवन पे क्या असर डाला हुआ है कि आप ऑक्सीजन ले पा रहे हो, राइट।
तो आपका भी एग्जिस्टेंस साइनोबैक्टीरिया की ही तरह है पूरे कॉस्मोस के रिलेशन में, लेकिन असर तो डलेगा। तो ये तो नहीं है कि आप बेकार हो। ओके फाइन। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि चाहे आपका एक्शन कितना ही मिनिमम लेवल का हो, पूरे यूनिवर्स पे, पूरे कॉस्मोस पे उसका असर पड़ता है। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिया। इसी एग्जाम्पल से हमको एक बात और भी समझ में आई कि हमारा सर्वाइवल कनेक्टेड है साइनोबैक्टीरिया से। हालांकि हमने कभी साइनोबैक्टीरिया को देखा नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कनेक्टेड है ना हम। अगर ये नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती तो हम भी नहीं होते। सीधी सी बात है, सीधा सा हिसाब है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये अलग बात है कि हमने मीन्स कभी इसको देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इससे कनेक्टेड है और आज की डेट में भी इसी से कनेक्टेड है। अब साइनोबैक्टीरिया नहीं कहलाता, बल्कि क्या कहलाता है? वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है वही बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर है। आज भी एक ही है, आज भी एक है, बस 3 दिन के बजाय अब वो 3 वीक तक रह लेता है जिंदा। पहले 3 वीक तक रहता था, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया का टेम्परेचर और माहौल कुछ इस तरीके का नहीं था कि वो अपनी एज को बढ़ा पाता। अभी वो माहौल उसको मिल गया है, उसकी ज़िंदगी की सुरक्षा भी ज़्यादा हो गई है, हिफाजत भी ज़्यादा हो गई है, तो वो अब 3 हफ्ते तक ज़िंदा रह लेता है। तो अब थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर पा रहा होगा ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने में, आपको देने में, मुझको देने में, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन आपका भी, जैसे उसका नहीं बेकार जा रहा, ऐसे ही आपका भी कोई भी चीज़ बेकार नहीं जा रही। सोचते समझते हर चीज़ को, हर एक्शन को करने से पहले, हर वर्ड को बोलने से पहले जो है वो एक बार सोचिएगा ज़रूर खड़े होकर के। कि चाहे तो आप अपने कमरों पे लिख करके टांग लीजिए, पोस्टर्स बनवा लीजिए इसके, क्या थोड़ा सोचा करो। ऐसा पोस्टर है ही नहीं अवेलेबल दुनिया में यार। थोड़ा सोचा करो। अच्छा, थोड़ा सोचा करो 3 वर्ड हैं, बहुत भारी हैं, आपकी शुरू में ज़िंदगी को स्लो डाउन कर देंगे थोड़ा। लेकिन जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, थोड़ा सोचा करो को, तो आपकी लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली नए डायमेंशंस में, जो आपने सोचे भी नहीं कभी, नए डायमेंशंस में एकदम से ग्रो करना शुरू कर देगी। और बहुत तेज़ स्पीड से फिर ग्रो करेगी। इतनी तेज़ स्पीड से ग्रो करेगी कि आपने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई स्पोर्ट्स स्किल है और आपको जो है वो गलत सीख लिया आपने किसी भी वजह से वो स्पोर्ट्स स्किल, राइट। अभी आपको कोई एक अच्छा कोच मिल गया, अब वो आपकी स्किल की करेक्शन कर रहा है। तो वो जब तक आपकी स्किल की करेक्शन करेगा, तो जब तक आपको लगेगा कि बार बार हिंड्रेंस पैदा हो रही है गेम में, बार बार रुकावट पैदा हो रही है, मेरा गेम बहुत स्लो डाउन हो गया, ऐसे ही होगा ना। लेकिन एक बार, चाहे वो 1 साल का वक्त हो जाए, चाहे वो 1.5 साल लग जाए, चाहे वो 7-8 महीने लग जाए, लेकिन एक बार आपको प्योर टेक्निकल स्किल एक बार आ गई, तो फिर एकदम से नए डायमेंशन में आपका गेम एकदम से ग्रो करने लग जाएगा। फिर आपके उस गेम को कोई रोक नहीं पाएगा। क्या ये बात सही है या गलत है? सही है। ऐसे ही इसमें भी है, राइट। वो आपका कोच कर क्या रहा है? वो यही तो कह रहा है, यार सोचा तो करो, क्या खेल रहे हो। तो ये जो सोचा करो, तो हो सकता है आज की डेट में अगर आज से शुरू कर दो हर चीज़ के बारे में, अगर थोड़ा सा सोचना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि आपको लगे लाइफ बहुत स्लो डाउन हो गई, लेकिन कुछ ही महीनों में, हो सकता है 1-2 साल में ही, फिर आपकी लाइफ जो है वो नए डायमेंशंस में इतनी तेज़ी से मल्टीपल प्रोग्रेशन के साथ ग्रो करने लग जाए कि आपको कभी अंदाज़ा भी नहीं हो कि हम इतनी तेज़ भी ग्रो कर सकते थे, क्योंकि वो स्किल गलत हो गई थी जो डेवलप हो गई थी, राइट। तो जिस तरीके से ये साइनोबैक्टीरिया से हमारे जीवन का योग लगा हुआ है, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इवोल्यूशन ऑफ योग शुरू कहाँ से हुआ है। तो योग तो वहाँ से शुरू हुआ है जहाँ से हम लोगों ने पिछले सैटरडे में बात करी थी, जहाँ से बिग बैंग हुआ है। बिग बैंग कहते हैं ना हम लोग, बिग बैंग सब जानते हैं बिग बैंग के बारे में। जहाँ से बिग बैंग हुआ है, राइट, उससे पहले क्या था, तो साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं
क्या था, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा उनको। नहीं, आज ही मैं सुबह में देख रहा था कि जो है वो बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशंस की हैं फिजिक्स वालों, मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ। मतलब पता नहीं वो बेवकूफ़ी है या नहीं है, लेकिन मेरा कुछ ऐसा नेचर है, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे नेचर का है, मतलब मेरी चीज़ का है, मेरी ज़रूरत का है। तो भाई बिग बैंग, जहाँ से बिग बैंग शुरू हुआ तो वहाँ से जो है वो ये सारे सूरज, चांद, सितारे, ये अर्थ, ये कॉस्मॉस, ये दुनिया की मार्स, ये जितनी भी चीज़ें, ये सब तब पैदा हुई थी, तब छितर के अलग हुई थी एक दूसरे से, टकरा टकरा के, राइट। लेकिन बिग बैंग से पहले भी कुछ था, तो बहुत से साइंटिस्ट, फिज़िक्स के लोग पता करने की कोशिश करते हैं, तो करो भैया तुम, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। मैंने करीब 1.5-2 घंटे लगाए, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि ये कह क्या रहे हैं ये लोग। हर इंसान दूसरे की फील्ड में जाहिल है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, राइट। आप मैथ्स की किताब उठाओ, प्योर अंग्रेजी में लिखी होगी, लेकिन एक पैराग्राफ समझ के तो दिखा दो ज़रा क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी, समझ लो ज़रा, घंटा है समझ में। अरे यार ए होता है, बी होता है, ए इज इक्वल टू बी क्या होता है ये, लेकिन उनकी फील्ड है, वो उसको प्रूफ भी कर देंगे और 2 मिनट में कर देंगे, हम उसको 2.5 घंटे में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी फील्ड है वो, राइट। उनको स्पोर्ट्स की बहुत सी टेक्निक्स नहीं समझ में आएंगी, उनको एरोबिक्स, जुम्बा नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, उनको नहीं समझ में आएगा। तो हर आदमी दूसरे की फील्ड में बिल्कुल अनाड़ी है। तो कोई ये तो ना समझे कि मैं बहुत तुर्रम खां हो गया, तुर्रम खां कोई नहीं है, राइट। हाँ, अपनी फील्ड में आप कुछ हैं तो अपनी फील्ड के भी आप हमेशा स्टूडेंट ही बने रहिएगा। अगर स्टूडेंट बने रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो हर नई चीज़ के पीछे लपकता है, और जब अगर मास्टर का सेंस आ जाता है तो फिर कहता है अरे ये क्या सिखाएगा मुझे, ये तो स्टूडेंट है, ये तो छोटा है, ये तो मुझसे छोटा है, जूनियर है मेरा, ये मुझे क्या सिखाएगा, अच्छा ये सिखाएगा, एएमयू में ये बहुत बुरी बीमारी है, अच्छा जूनियर मुझे सिखाएगा। नहीं, जूनियर भी सिखा सकता है। अगर आप स्टूडेंट बन के रहेंगे तो बहुत कुछ सिखा देगा आपको, और नहीं बन के रहेंगे तो रमखा बने रहिए, फिर बाद की ज़िंदगी में जो है वो कान पे हाथ मारते रहिएगा, वो जूनियर बहुत आगे निकल जाएगा जीवन में, राइट। तो एनी हाउ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि दुनिया जब शुरू हुई तो 13.8 बिलियन ईयर्स बैक, हम लोग इस पे बहुत तेज़ी से जाएंगे। देन हमारी अर्थ बनी तो 4.5 बिलियन साल, देन उसके बाद जो है वो पहली ज़िंदगी आई तो 3.8 बिलियन। नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो पिछली बार डिस्कस कर चुके थे सब। ह्यूमंस पहली बार आए तो 2.5 मिलियन साल पहले आए ह्यूमंस, राइट। फिर उसके बाद ह्यूमंस ने 70,000 साल पहले, आज से 70,000 साल पहले उन्होंने जो है वो कल्चर अपना डेवलप किया इंसानों ने, राइट। 500 साल पहले जो है वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, जिसको आज हम साइंस के नाम से कहते हैं। तो 500 साल में यानी कि कई जनरेशन्स, 100 साल में कितनी जनरेशन्स हो जाती हैं, कुछ आइडिया? 3 से 4 जनरेशन्स हो जाती हैं, 3 से 4 जनरेशन्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर 84 ईयर्स के, वो भी आज मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, मेरे बच्चे भी मौजूद हैं। 3 जनरेशन तो 84 ईयर्स में मौजूद हैं, यानी कि 100 साल में 4 जनरेशन आ जाती हैं, राइट। तो 100 साल में 4 जनरेशन, 200 साल में 8, 12, 16, 20 जनरेशन तक आते आते, अब 20 जनरेशन हो गई ना। साइंस बढ़ी है 500 साल पे, राइट। अब ये 20 जनरेशन हम मौजूद हैं, 20वीं 21वीं जनरेशन कहते हैं ना, 21वीं शताब्दी, 20वीं 21वीं जनरेशन हम मौजूद हैं। ऐसे ही 2 जनरेशन बाद कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। अगर आपके बाल अभी सीधे हैं और आप अफ्रीका चले जाइए, राइट, वहाँ रहिए 4-6 साल 10 साल, राइट। अब आपको जो है वो वहाँ पे बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई तो उसके भी बाल सीधे होंगे। फिर उसके जब बच्चे पैदा होंगे तो हल्का सा कहीं मोड़ा मोड़ा सा होगा। फिर उनके जो बच्चे होंगे, तीसरी जनरेशन, तो फिर ज़्यादा मोड़ा हुआ होगा। चौथी जनरेशन फिर वो घुंघराले जहाँ लोहे का कंघा चाहिए होगा, चौथी 5वीं जनरेशन से मतलब जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है। शुरू में नहीं चेंज हुआ था, लेकिन वो धीरे 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 चेंज हो जाता है,
राइट। हम 20वीं या 21वीं जनरेशन है, तो 500 साल पहले जो भी साइकोलॉजी रही हो, जो भी साइकोलॉजी रही हो, अब वो चेंज हो करके अब ऐसी हो गई है कि हर चीज़ हमको साइंटिफिक बताओ। अच्छा, इसके बड़ा एडवांटेज है, लेकिन बड़े डिसएडवांटेज इसके पैदा हो गए। नहीं, अब वो बहुत सी चीज़ें जो उसको साइंस ऑल टुगेदर मना कर देती है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही हम उसको मानेंगे ही नहीं। अच्छा, तो मत मानो हवा को, मत मानो लाइट को, जो चीज़ स्पेस ना लेती हो, जिसका मास ना होता हो, हम उसको मानेंगे नहीं। तो ठीक है, फिर फोटॉन्स को मत मानो, लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स कहती है फोटॉन्स के बगैर तुम्हारा जीवन नहीं है। ये लाइट जो होती है ये फोटॉन्स होती हैं। अच्छा, फोटोन नहीं होगी तो लाइट नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो अंधेरा होगा, अंधेरा होगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब मीन्स भाई मैं कह रहा हूँ आपसे, जो फिज़िक्स चलती थी 500 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले, इवन 35 साल पहले, अब वो फिज़िक्स ऑल टुगेदर चेंज हो गई। अब वो ये बात मानने लगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई देती, नहीं है मास, स्पेस नहीं घेरती, जगह नहीं घेरती, लेकिन फिर भी मौजूद है। एग्जाम्पल फोटोन, ये तो एक एग्जाम्पल है, अभी इसके अलावा और बहुत सारे, राइट। एनी हाउ, फिर उसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आज 2023 में हम लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग कल हर पॉइंट को हम लोगों ने डिटेल में थोड़ा थोड़ा लेकर के चले थे। आप लोगों को इसका जो यूट्यूब होगा, आप उसमें आप इसको देख लीजिएगा, उससे आप लोग थोड़ा रोक रोक के समझ के आप लोग चलेंगे, जो लोग एब्सेंट थे पिछली बार। अभी तो हम लोग बहुत तेज़ जा रहे हैं। तो आज की डेट में जो कुछ भी चेंजेस आ गए हैं, अब यहाँ तक आ गए हैं कि हम लोगों ने बात करी थी ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है नहीं। आपने कोई किसी एक उसकी आपने शर्ट देखी, एक बार देखी थी, है नहीं, 25 बार ऐड आएंगे अब डिफरेंट शर्ट्स के। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि अरे लिख क्यों रहे हो, लिखने की क्यों परेशानी कर रहे हो, बोल के बताओ ना हमें, हम बताते तुम्हें क्या। अच्छा, हाँ, मतलब अब आप स्पीकर ऑन करके कुछ भी बोल देते हैं उसको, तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जिसको टाइप करना भी नहीं आता, अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते, एक बड़ी मेजॉरिटी हमारे यहाँ है समाज में, तो वो बोल के ही लोकेशन ढूंढ लेते हैं। अच्छी चीज़ है, राइट। लेकिन ये अच्छी चीज़ के पीछे बहुत बड़ा ट्रैप है कि वो आपको आवाज़ से भी कैद कर रहे हैं, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। अब वो क्या करेंगे, वो आपकी आवाज़ जैसी क्लोन, आपकी आवाज़ का क्लोन वो बना देंगे, या बना दिया है, पता भी नहीं हमको, बना दिया है। अच्छा, अब वो फ़ोन पे कहीं भी इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल तारिक सर चेयरमैन है, उन्होंने ऑफिस में कहा कि अशोक भाई इसको 50,000 रुपये दे दो। अब वो अशोक भाई ने चेक काट के 50,000 दे दिया। अब हम आए तो अब वो मुझसे साइन करा रहे, अरे भाई मैंने तो नहीं कहा। अब वो क्लोन बना हुआ था आवाज़ का उसने। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी एक पिक्चर भी आई थी उसमें ऐसे ही कुछ सीन भी था। अब तो इंसान बनाने लग गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहीं तक नहीं रह जा रही, बल्कि अब वो तो ये कह रही है कि सुपर ह्यूमंस कैसे बनेंगे। भाई यही बैठे हैं, इन्हीं के अंदर कैपेसिटी है 5 घंटे खेलने की, नहीं अब ये 25 घंटे खेले लगातार। अच्छा, 25 घंटे खेलें तो 25 घंटे देखकर बैठने वाली ऑडियंस भी तो चाहिए, तो वो उस ऑडियंस को भी तैयार कर रहे हैं कि वो 25 घंटे अच्छा 25 घंटे देखेगी तो बिज़नेस ज़्यादा होगा। भाई रोनाल्डो सर अभी 2 घंटे खेलते हैं तो इतना $1 बिलियन की स्टॉक मार्केट बढ़ जाती है। वो वाटर बॉटल को उठा के ऐसे कर देते हैं तो इतना डाउन हो जाता है। तो अगर वो मतलब 2 घंटे खेल के बजाय 10 घंटे खेलने लग जाए, ऐसी कैपेसिटी हो जाए, तो और 3 बार हटा दे बोतल, तो वो कंपनी ठप हो जाए। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, राइट। तो मीन्स अब वो सुपर ह्यूमंस बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, राइट। ऐसे में आज की दौर में योग का क्या रोल होगा, आगे फ्यूचर में जब ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा, राइट। मीन्स आपके सबके, मेरे भी और आपके भी, सबके जेनेटिक कोड कहीं पे स्टोर हो गए, सबके, राइट। इस दुनिया में इस बात का याद रखिएगा, और मतलब हमेशा याद रखिएगा इसको,
दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल काम करता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल टू ह्यूमैनिटी। लिख लीजिए इसको आप पहले, सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। ठीक है, लिख लिया, सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, है ना, राइट। समाज का जो बेनिफिट का होगा, अब वो कोई भी चीज हो सकती है, इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो, जो समाज के फायदे का होगा उसका सर्वाइवल होगा, उसको बचाया जाएगा और हर तरीके से बचाया जाएगा। और जो समाज के नुकसान का होगा उसको ख़त्म किया जाएगा, उसको लिमिट किया जाएगा, उसकी ज़िंदगी को रोका जाएगा, उसको कहीं कमरे में अंदर ठूस के बंद किया जाएगा। अब इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल ले सकते हो, चोरी है, रेप करना है, गलत हरकतें हैं, मीन्स आप अगर ड्रग्स माफिया हैं, अगर आप ह्यूमैनिटी के नुकसान के काम कर रहे हो तो धड़पकड़ चलती रहेगी। अब वो एक अलग बैटल है, राइट, लेकिन वो चलती रहेगी। आप अगर उसके फ़ायदे के हो तो आपको Z+ सिक्योरिटी भी दी जाएगी, लाइक मदर टेरेसा, राइट। अगर ये प्रिंसिपल हमारी और आपके जीवन में 24 घंटे रहता है, हम और आप भी करते हैं ऐसे ही, राइट। अभी ये पेन बड़े काम का था, अभी जो है ऐसा हो गया। ये जब तक काम का था, जब तक जेब में भी था, बड़े संभाल के भी रख रहे थे और बड़ी पूछ थी, और अगर कोई नहीं बता पाता था विवेक में से या धर्मेंद्र से, अल्ताफ में से, तो उनको डांट पड़ती थी, कहाँ गया, बड़ी पूछ थी इसकी, बड़ी फेमस था ये बेचारा। अभी ये लंगड़ा हो गया, अब ये काम का नहीं बचा, तो अब ये क्या किया जाएगा इसका, अब इसको फेंक दिया जाएगा एक तरफ, बेकार हो। सर्वाइवल ऑफ द बेनिफिशियल टू द ह्यूमैनिटी, जो इंसान के फायदे का होगा तो रखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं रखा जाएगा। आपका कपड़ा जब तक आपके काम का होता है तो अपने पास रखते हो, जब नहीं होता तो आप उसका पोछा बना लेते हो, उसी को पैरों से ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हो, क्योंकि आपके काम का नहीं है, इज़न्ट इट। मतलब ये 24 घंटे का आपका जीवन ऐसा ही है। बल्ब सर के ऊपर बिठा के रखते हो, और जब काम का नहीं होता तो दो में से एक ही काम होता है, या तो उसे डस्टबिन में चुपके से डाल देते हो, या बच्चे उसको खेलते फिरते हैं, या उसको दीवार पे ध्यान मारते हैं, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि योग जो है वो क्या रोल प्ले करेगा ऐसे टाइम में जहां पर ह्यूमैनिटी को फायदा हो जाए। तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों ने बड़ी खुराफात मचा रखी है आजकल। हमारा आपका सबका डीएनए इकट्ठा कर रखा है। अब वो मतलब वो का मतलब है, अब मैं नंबर बताऊंगा आपको तो फिर आप कहोगे कि अजीब बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो 250-300 लोग हैं दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये भी रिकॉर्ड मौजूद है, हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो अभी सुन रहे हैं, अभी जो है वो सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सारे मोबाइल ऑन है सबके, राइट, वो सब सुन रहे हैं। अब वो उन्होंने डाटा जमा कर रखा है आपका। अब वो ये देख रहे हैं कि तारिक मुर्तज़ा समाज के कितने काम का है, ये सिर्फ ले ही ले रहा है या दे भी रहा है कुछ समाज को, मतलब इसका कुछ यूटिलाइजेशन है अगर, तो इसको हम सर पे बैठा के रखें अपने, और अगर यूटिलाइजेशन नहीं है तो इसको दीवार पे दे हमारे। अच्छा, इसका जेनेटिक कोड रख लिया है हमने। हो सकता है कभी समाज को ज़रूरत पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मुझे योग की कुछ इन्फॉर्मेशन है, बड़ी यूनिक सी कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन कुछ है, लेकिन आज के ज़माने में ज़रूरत नहीं है उसकी। तो वो कहेंगे कि अभी तो इसको ख़त्म करो, अभी तो ख़त्म करो, जेनेटिक कोड है इसका, आगे कभी योग की इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तारिक का क्लोन बना लेंगे, तब हम इसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, तब इसका समाज में ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। अभी क्या इसका यूटिलाइजेशन, हटाओ इसको एक तरफ, अभी खामखा खा रहा है, स्पेस घेर रहा है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एआई जो है वो इस लेवल पे काम कर रही है, और ये एआई भी बहुत पीछे की चीज़ हो गई है आज की डेट में।
अभी हम लोग जो है वो मेटावर्स में चले गए। मेटावर्स का मतलब ये होता है कि मीन्स, हाँ मतलब आप खा यहाँ रहे हैं और हाथ धोने कहीं और जाएंगे, राइट। अब वो मेटावर्स में दुनिया इंटर हो रही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसे टाइम में योग का क्या रोल होगा, क्योंकि चैलेंजेस वहाँ नहीं है जहाँ पे मीन्स जहाँ पे हम और आप अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चैलेंजेस वहाँ हैं जहाँ पे दुनिया जा रही है, जिधर की तरफ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आप सोचो ज़रा अपने बारे में। आपने क्या किया पिछले 24 घंटे में? खाया पिया, कुछ थोड़ा सा खेले, अपना मूड इंटरटेनमेंट किया, और कुछ दोस्तों से गप्पे शप्पे मारी, और कुछ जो है वो दूर तक के थोड़े सपने देखे, और फिर उसके बाद जो है वो मामला ख़त्म हो गया। भाई ये तो किया 24 घंटे में। तो ये कोई चैलेंज नहीं है। वो चैलेंज इसलिए नहीं क्योंकि वो तो कर लिया हमने। चैलेंज तो ये है कि आगे क्या आने वाली दुनिया है। तो ऐसे में फिर योग क्या करेगा, क्या रोल प्ले करेगा कि हमारा और आपका सर्वाइवल मेंटेन हो पाए। और सिर्फ मेंटेन नहीं हो पाए, क्या हमको और आपको, हर इंसान को सिर्फ जिंदा रहना है या डेवलप भी करना है? डेवलप भी करना है, वरना इतनी देर काहे को झक सुनते। डेवलप करने के लिए सुन रहे हैं। तो उस वक्त योग हमको क्या कुछ दे पाएगा जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां दुनिया जो है वो साइबॉर्ग्स बनाने के चक्कर में। साइबॉर्ग समझते हैं मतलब? हाँ, आधा ह्यूमन और आधा मशीन, उसका कॉम्बिनेशन। अब वो साइबॉर्ग्स जल्दी आ जाएंगे, मार्केट में आ जाएंगे, हम और आप जो है वो ख़रीद पाएंगे। एक टाइम था 96 में, ये मोबाइल तो था ही नहीं, राइट। जो था वो भी नहीं ख़रीद पाते थे लोग। आपके पेरेंट्स ने पहली बार मोबाइल ख़रीदा तो ख़रीदा नहीं था, रिलायंस ने 24 घंटे के लिए अपना प्रोडक्ट फ्री किया था। वो सफ़ेद रंग का था, टच पैड था। तो आपके पेरेंट्स ने मतलब ख़रीदा भी नहीं था, वो फ्री था। अच्छा, हर कोई चीज़ फ्री नहीं होती है। अब फंसा लिया ना उन्होंने। अब वो 24 घंटे के लिए फ्री था और मारा मारी थी। हाँ, मारा मारी थी। हाँ, तो अब मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि अब टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई, अब क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही जो है वो साइबॉर्ग्स अभी लेबोरेटरी में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अभी वो मार्केट में भी आ जाएंगे कल को। अभी इंटरनेट बाहर है, अभी इंटरनेट आपकी आंखों में लग जाएगा। अभी आप कपड़े ऐसे पहनोगे जो आपको खुद ही दिखाई देंगे कि आपका इंटरनेट आपके साथ चल रहा होगा। इवन वो कपड़े भी आ गए हैं कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है तो आपको पता चल रहा है, अच्छा ये मेरे बारे में ये सोच रहा है। अब आने वाला टाइम बड़ा आफत का है। तो अब ऐसे में फिर योग क्या करेगा आपके लिए? तो इसको जो सिविलाइजेशन, जो कंट्री, जो लोग योग का जितना जल्दी जो लोग समझ जाएंगे वो उतने जल्दी सुपर लीडर्स बन जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके पास ऑलमोस्ट बराबर ही हो गई है। अभी आप देखो कार, फॉर एग्जांपल, आप बताओ कौन सी कार अच्छी? आपको मैं रेंज देता हूं 12 लाख तक की, कौन सी कार अच्छी? तो अपनी अपनी पसंद है, बाकी तो वरना तो वो कारें 12 लाख तक की तो सभी बराबर की हैं टेक्नोलॉजी में। क्यों भाई, सही है गलत? सही। आप 30 लाख तक पहुंच जाओ तो वहां की उस लेवल की कारें वो सब बराबर ही हैं। अब आपकी पसंद कौन सी है आप बताओ। तो टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सबके पास बराबर हो गई है। अब उस टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए कैसे बरता जाएगा, ये जो जितनी जल्दी सीख लेगा, जो जितनी जल्दी सीख लेगा वो उतनी जल्दी जो है वो सुपर लीडर अब हो जाएगा आगे आने वाले समय में। इसलिए हमको ऐसे में योग हमको क्या सिखाता है, क्या नहीं सिखाता, उसके ऊपर हम लोग जो हैं वो डिस्कशन कर रहे थे, आगे भी करेंगे। यहाँ से हम लोगों का टॉपिक शुरू था, मतलब चूँकि आज नए लोग आ गए थे और कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को ऐड करनी थी, इसलिए हम लोगों ने ऐड कर ली। यहाँ तक हमारा टॉपिक था
इसको हम लोग यहीं पे कंटिन्यू करें या आज यहीं रोक दें? 12:40 तक की क्लास है वैसे आपकी, या आराम कर लिए थोड़ा 5 मिनट पानी वानी पियाइए, फिर आ जाइएगा, 12:40 तक बैठेंगे। इंटरेस्टिंग है बहुत, किसी क्लास में आपको बोर नहीं होने देंगे। आपका ऑप्शन है ये, आप बोर हो जाओ कि नहीं नहीं मैं सुनता ही नहीं जाओ, है बोलते रहो, तो वो आपकी मर्जी। अभी कर लेते हैं, ठीक है, ओके फाइन, ठीक। तो अब हम लोग जैसे अभी हम लोग ये बात कर रहे थे ना, अरे यूनिसेलुलर की, तो इस ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू कैसे हुई उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए ये वो बिग बैंग हो गया, आपस में टकरा गए, आपस में नहीं सब कुछ हो गया, अर्थ छिटक के आ गई बाहर निकल के, राइट। लेकिन ये भयंकर आग का गोला थी, इतना खतरनाक, फिजिक्स के लोग कहते हैं इसका टेम्परेचर इतना हाई था कि अगर किसी को इस आग से अगर अवेलेबल हो जाए ये आग, राइट, इस आग से किसी इंसान को निकाल के आज के सूरज में अगर डाल दो तो 5 दिन आराम से सोएगा वो, इतनी तेज आग थी ये आग इतनी तेज थी, राइट। लाखों सालों में ये आग का गोला जो है वो ऐसा ठंडा हो गया, देखने में ही ठंडा लग रहा है, मतलब देखने में ही ठंडा है और सच में ठंडा हो गया, राइट। लाखों करोड़ों सालों की बात कर रहा हूं मैं, यानी 13.8 बिलियन ईयर्स बैक तो छिटक के अलग हुए थे सब, राइट। 4.5 बिलियन ईयर्स बैक जो है वो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। तो जिस वक्त फॉर्मेशन हुई थी उस वक्त ऐसी थी, 13.8 बिलियन और 4.5 बिलियन में 9 बिलियन ईयर्स का फ़र्क है। 9 बिलियन ईयर्स तक आतिशबाजी होती रही, दीपावली मनती रही, ऊपर धूम धड़ाका होता रहा, एक दूसरे से सुपरनोवाज टकराते रहे, नहीं छिटक छिटक के इधर से उधर गिरते रहे। एक जो है वो 9 बिलियन साल के बाद एक टुकड़ा जो है वो इधर भी गिरा, जिसके हम और आप आज की डेट में बाशिंदे हैं, राइट। ये करोड़ों सालों में ठंडा हुआ तो एक यूनिसेलुलर कहीं कभी हुआ, कैसे हुआ वो हम लोग अभी बात करेंगे। यहां से यहां तक आप देखो, इस आग के गोले में हमारा और आपके जीवन पॉसिबल था या नहीं था? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो गैस की आग है उस पर नहीं है पॉसिबल, तो इसकी तो बात ही छोड़ दो, राइट। पॉसिबल नहीं था। इंसानियत के जो फ़ायदे की चीज़ होती है उसको रखा जाता है और जो नुकसान की चीज़ होती है उसे हटाया जाता है। आग नुकसान की चीज़ थी, ये इसको हटाया गया क्योंकि आपको लाना था यहाँ। पहले हटाया गया नुकसान की चीज़ को। डायनासोर्स थे, पहले डायनासोर्स हटाए गए तो ह्यूमंस लाए गए, वरना एक एक डायनासोर जो है वो एक एक लुकमे में 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार को खा रहा होता, और फिर भी कहता कि और चाहिए, अब तो रात का खाना चाहिए अभी। तो ह्यूमंस नहीं रह सकते थे उनकी ताकत के बराबर, तो पहले उनको अर्थ से ख़त्म किया गया। कैसे भी किया गया वो एक अलग स्टोरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि नुकसान की चीज़ पहले ख़त्म की जाती है, पहले यहाँ सफाई होती है, उसके बाद हम बैठते हैं आके। ये 24 घंटे का उसूल है हमारा। पहले कपड़े धोते हैं तब उसके बाद हम पहनते हैं। पहले नुकसान की चीज़ हटाते हैं फिर हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जीवन आज भी उसी प्रिंसिपल पे ये भी था। ऐसा से ऐसा करोड़ों साल लगे, लेकिन हो गया ऐसा, राइट। जब ऐसा हो गया तो फिर धरती पर पानी बरसा। अच्छा, सिर्फ ये चेंजेस यहाँ नहीं आए होंगे, बहुत ऊपर भी आए होंगे। हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, वो एस्ट्रोफिजिक्स के लोग बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं कहूँगा आपसे कि आप उसमें जाइएगा, जाएंगे तो खो जाएंगे, क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है, और है बहुत इंटरेस्टिंग, और फील्ड हमारी है नहीं। तो इसलिए आप लोग मत जाइएगा। आप लोगों में से वो लोग जाइएगा जिनको निकलना आता हो। भंवर में हर किसी को नहीं घुसना चाहिए ना भाई। नॉर्मल तैराकी अलग चीज़ है और भंवर की तैराकी अलग चीज़ है। आपको निकलना भी आना चाहिए उससे, राइट। मुझे निकलना आ गया है तो मैं उस भंवर में चला जाता हूँ,
लेकिन मैं निकल आता हूँ। आप में से ज़्यादातर नहीं निकल पाएंगे, तो एस्ट्रोफिज़िक्स में जाइएगा नहीं फ़िलहाल। जब थोड़े पक्के हो जाएंगे तब उसके बाद हल्के हल्के जाना शुरू करिएगा। एनी हाउ, कुछ ऊपर भी चेंजेस हुए होंगे। ऊपर चेंज हुए तो पानी बरसा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक आग का गोला था, करोड़ों साल में ठंडा हुआ तो वो सब जगह चेंज आ रहे होंगे इस तरीके के, कुछ ना कुछ। कहीं ज़्यादा गर्म हो रहा होगा, कहीं ज़्यादा ठंडा हो रहा होगा, कहीं बर्फ़ बन गया होगा, कहीं कुछ हो गया होगा। ऊपर से पानी बरसा। जैसे ही पानी बरसा तो यहाँ जो अर्थ थी इस पे तो मिट्टी थी। पहली बार मिट्टी और पानी कांटेक्ट में आए। अभी मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, लाइफ नहीं आई है अभी, लाइफ कहीं नहीं है, राइट। मिट्टी और पानी पहली बार कांटेक्ट में आए, पानी बरसा तो मिट्टी के साथ इसके साथ जो है वो कांटेक्ट में पहली बार आया। अच्छा, यहाँ पर पहले से क्या मौजूद था? तो यहाँ पर हवा मौजूद थी, यहाँ पर कहीं सूरज भी था तो उसकी गर्मी भी मौजूद थी, राइट। यहाँ पर इस धरती के ऊपर जितना भी था ये सब उसका आसमान भी था। ये तीन चीज पहले से मौजूद थी, बल्कि जमीन भी मौजूद थी, ठीक है नहीं? बस पानी बरसा था ऊपर से। इन चार चीजों से, मिट्टी, हवा, गर्मी और आसमान, इन चार चीजों में ये पानी और मिल गया, राइट। ये जैसे ही मिले तो एक चिकनी मिट्टी बनी। आप देखिए, आपके जो पोखर होते हैं, पोखर और तालाब में फ़र्क होता है। तालाब क्या होता है? तालाब जो आप बना लेते हो और करंट में अभी बना होता है, जल्दी में ही बना होता है। पोखर क्या होता है? जिसमें पता नहीं कब का पानी रुका हुआ पड़ा रहता है, वो पता नहीं कब, याद भी नहीं है। आप दादा से पूछते हो तो दादा भी कहते हैं ये तो मैंने ऐसे ही देखा, ऐसे ही, मतलब उसे पोखर बोलते हैं। पोखर की मिट्टी जो है वो कभी नॉर्मल मिट्टी नहीं होती, वो चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, चिकनी काली। और जितना पुराना पोखर होगा उतनी काली मिट्टी होगी और उतनी चिकनी होगी, उतनी फिसलन वाली मिट्टी होगी, वो भुरभुरी मिट्टी नहीं होगी। तालाब की मिट्टी जो है वो भुरभुरी होती है, राइट। तो ये पानी मिट्टी से मिला, हवा पहले से मौजूद थी, सूरज की गर्मी लगातार पड़ रही थी और आसमान का प्रेशर, आसमान बोला तो प्रेशर, एनवायरनमेंट का प्रेशर है, राइट। साइंस पता है क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि अभी हम लोग कैसे हैं अर्थ पे। आप अर्थ देखो, अर्थ पे हम कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, तो हम अर्थ के ऊपर रहते हैं या अर्थ के अंदर रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, यानी कि ऐसे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे भी होगा, कोई ऐसे भी होगा और कोई ऐसे भी होगा, ऐसे ही है ना, चारों तरफ फैले हुए। ओके फाइन। अभी आप देखो ऊपर क्या है? आकाश है, मतलब आसमान है, स्पेस है। आप स्पेस बोलो इसको, स्पेस के नाम से जानते हैं, स्पेस है। यानी कि हर आदमी जो है वो उल्टा लटका हुआ है स्पेस में। स्पेस में तो लटके हैं सब, अर्थ के अंदर तो रहते नहीं है, अर्थ के ऊपर रहते हैं। अर्थ के ऊपर सब लोग लटके हुए हैं और सब स्पेस में लटके हुए हैं। सूरज चांद सितारों की तरफ ही तो लटके हुए हैं सब लोग, और हम उल्टे लटके हुए हैं। हमें लग रहा है सीधे, भाई पैर चिपके हुए हैं अर्थ से और सिर इधर की तरफ है स्पेस में, ऐसे ही है। यही सिस्टम है, समझ गए अच्छे से? आगे बढ़े। लेकिन अब सवाल ये कि स्पेस में हम गिर क्यों नहीं रहे? भाई उखड़ जाए पैर किसी के। तो आपने ये सुना होगा कि ग्रेविटेशनल पुल आपको रोके हुए, तो आपका अर्थ आपका चिपके हुए हो। ओके, इसके आगे की स्टोरी आपके साइंस के टीचर ने बताई नहीं है आपको, पता नहीं क्यों नहीं बताई उसने, क्यों नहीं बताते, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, राइट। ग्रेविटेशनल पुल से हम नहीं रुके हुए। अब हो सकता है उस ज़माने में साइंस इतनी डेवलप ना हुई हो, आज की डेट में ज़्यादा डेवलप हो गई। ग्रेविटेशनल पुल
के पास इतनी ताकत नहीं है कि किसी को स्पेस में जाने से रोक दे, लेकिन उसके ऊपर हवा का दबाव इतना क्विंटलों का है, इतने लाखों क्विंटलों का है कि वो हवा का दबाव उसको नीचे रोके हुए है, उसको हटने नहीं दे रही। वो हवा का दबाव जैसे ही ख़त्म होता है, चांद पे नहीं है तो आदमी उड़ा उड़ा फिरता है, एक पैर हल्के से ऐसे रखता है, 5 किलोमीटर दूर गिरता है जाके। तो ये हवा का दबाव है असल में जो आपको अर्थ पे रोके हुए, ग्रेविटेशनल पुल भी रोके हुए, उसकी ताकत भी है, लेकिन इसकी ताकत उसके मुकाबले में बहुत कम है। जो आपको रोके हुए, मुझको रोके हुए, हम सबको रोके हुए, ये छतों को रोके हुए, वो प्रेशर है जो रोके हुए, मतलब मैक्सिमम पार्ट उसका प्रेशर का है। जैसे पूरी टीम का प्रेशर होता है जो खेलती है, जीत में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन रोनाल्डो सर का अपना एक अलग कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो प्रेशर जो है वो रोनाल्डो है, और बाकी के और भी प्लेयर्स हैं, दूसरी फोर्सेस भी हैं, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब हम सब उल्टे लटके हुए हैं, राइट। यहां ये चिकनी मिट्टी बनी है, यहां तक चिकनी मिट्टी बनी, बस कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा, ये प्रोसेस में भी बड़ा लंबा समय लगा होगा। चिकनी मिट्टी यूं ही नहीं बन जाती, पोखर में, तालाब को पोखर में कन्वर्ट होना होता है तब चिकनी मिट्टी बनती है, तो इसमें भी बड़ा लाखों साल लगे होंगे। यहां पर आते आते फिर क्या हुआ कि एक, इसको बोलते हैं पंच महाभूत। इंडियन कल्चर में आपने सुना होगा पंच महाभूत से शरीर बना है, 5 चीजों से। ये 5 चीजें हैं वो, मिट्टी, पानी, हवा, ये गर्मी आप कह लो, सूर्य कह लो, आग, अग्नि कह लो, कुछ भी कह लो आप इसको, गर्मी और आकाश। ये 5 चीजें मिली तो एक यूनिसेलुलर बना, एक यूनिसेलुलर। लिख लो इसको आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लिया करो चीज़। जब आप अपने नोट्स आप अपने सामने जो आपने अभी क्लास में बनाए इसको, प्लस आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पूरी क्लास जो है वो फिर ऐसे ही दिखाई देगी जैसे आप अभी इस वक्त बैठे हुए हो, लेकिन बिना नोट्स के फिर खाली वीडियो भी आपको काम नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा, राइट। एनी हाउ, एक सिंगल सेल्ड एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ, क्या उस वक्त पैदा हो गया, बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, लाखों करोड़ों साल पहले हो गया? क्या आज भी होता है ऐसा, या अब नहीं होता? कब होता है, कहाँ होता है? अब तो हो गया, अब तो जीवन चल पड़ा, अब तो हम यहाँ तक आ गए। क्या अभी भी 24 घंटे के जीवन में होता है क्या ऐसा, या नहीं होता ये प्रोसेस? कि अब देखो इसमें से कितनी चीज़ें इसमें से लिविंग है? सब लिविंग है या नॉन लिविंग है? मिट्टी लिविंग है, सांस लेती है, ब्लड सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, इमोशंस हैं, बोल पाती है, बात करती है, आपकी समझ पाती है, सब नॉन लिविंग है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं इसको साइंस में, राइट। ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन गया, मींस नॉन लिविंग से लिविंग बन गया। क्या अभी भी ऐसा होता है आज की डेट में? हमारे आपकी 24 घंटे की या जीवन की कभी कोई क्षण में ऐसा होता है क्या कभी? आज भी होता है, राइट। जिसको हम दीमक बोलते हैं, दीमक, सीलन की जगह पे मिट्टी में, पानी में, लकड़ी में, कहीं पे भी लंबे समय तक पानी रह जाए, सीलन रह जाए, जिसको सीलन बोलते हैं। मतलब एक अनुपात चाहिए, एक प्रोपोर्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लोटा बहा दिया तो वहाँ भी दीमक हो जाएगी, बाल्टियाँ बहा दो तो रोज़ बाल्टी बहाओ तो क्या दीमक हो जाएगी? नहीं, एक सेट प्रोपोर्शन चाहिए पानी का, सेट मिट्टी का प्रोपोर्शन चाहिए, या सीमेंट का, या पत्थरों का, या लकड़ी का,
और उसमें कुछ सालों के बाद, अब डिपेंड करता है कैसा प्रोपोर्शन है, कुछ सालों के बाद उसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम और आप दीमक के नाम से जानते हैं वो पैदा हो जाती है। तो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा हो जाता है उससे। ऐसे भी वो भी राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों साल पहले ही ऐसा कभी कोई प्रोसीजर हुआ था, आज भी होता है, ताकि हम वहां तक कनेक्ट कर पाएं अपने को कि आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हवा में नहीं बात हो रही है, आज भी होता है ऐसा ही। नॉन लिविंग से लिविंग पैदा हो जाता है। उस वक्त भी ये यूनिसेलुलर पैदा हुआ था, एक सिंगल कहीं पे, वो हम लोग देखेंगे। मार्स की एक साइंटिस्ट की टीम है, उसने 2020 में बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें ढूंढी, वो हम लोग यहाँ वीडियो भी देखेंगे। तो एक यूनिसेलुलर पैदा हुआ, सिंगल एक सेल था, एक सेल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो खुद को रेप्लिकेट कर लेता था, मीन्स अपना डिवीजन कर लेता था बिल्कुल अपने जैसा। तो 1 के 2 हुए, फिर 2 के 4 हुए, 8 हुए, 16 हुए, फिर चलते रहे और लाइफ चल पड़ी। पहली बार अर्थ पर जो है वो इन पंच महाभूत के मिलने से पहली बार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आया और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अर्थ पर, जिसको कहते हैं जिंदगी, चल पड़ी, लाइफ स्टार्ट हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब आप इसको अपने नोट्स में जल्दी से कन्वर्ट करो, कैसे करोगे मुझे नहीं पता। 3.8 बिलियन ईयर्स बैक की बात है ये, जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है, और योग उससे पहले एवोल्यूट हो चुका है, योग उससे पहले पैदा हो चुका है। राइट। तो अभी तक आज की डेट में हम लोगों ने जो बात करी 3 क्लासेस मिला करके, तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट अब आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, एवोल्यूशन ऑफ योग। वर्ड योग, देन प्रोनाउंसिएशन ऑफ योग, मीनिंग ऑफ वर्ड योग एंड इवोल्यूशन ऑफ योग। ये आपको अपनी भाषा में, अपनी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, कश्मीरी, बंगाली, आसामी, जो चाहो वैसा उसमें लिखना है। टॉपिक लिख लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वर्ड योग। क्या चीज़? क्या? नहीं समझा मैं। हाँ नहीं, एक है, लेकिन मीन्स आप डिफाइन तो इसको अलग अलग करोगे ना। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जैसे वर्ड योग संस्कृत का वर्ड है, यहाँ से आप लिखोगे इसको, ठीक है नहीं, फिर इसका मीनिंग आप लिखोगे, मीनिंग ऑफ द वर्ड योग, ठीक है नहीं, फिर उसके एग्जाम्पल आप लिखोगे। भाई जोड़ मतलब होता है ना, तो जोड़ मतलब क्या, फिर उसको एग्जाम्पल से समझाओगे ना हर बात को। अभी मैं आपसे हर बात का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैं आपको जो है वो 3.8 बिलियन ईयर्स बैक की बात कर रहा हूँ, लेकिन 24 घंटे की ज़िंदगी का एग्जाम्पल भी आपको आज की डेट में दे रहा हूँ, ताकि आप कनेक्ट करके अच्छे से समझ पाओ। ये ना समझो कि परियों की कहानी हो रही है जो बात कर रहे हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा आपसे। जो भी बात होगी वो रीज़न एंड लॉजिक पे होगी, आएगी कहीं और से, जहाँ से शुरुआत हुई होगी वहीं से आएगी बात, राइट। फिर उसके बाद आप बात करोगे एवोल्यूशन ऑफ योग। तो जब आप एवोल्यूशन ऑफ योग पे बात करोगे तो आप शुरू करोगे बिग बैंग से, वहीं से तो शुरू करी ना हम लोगों ने। फिर आप शुरू करोगे बिग बैंग से, क्योंकि वहीं तो सेपरेट हुई है ना चीजें। बिग बैंग थ्योरी से ही तो शुरू करोगे, वहीं से शुरू कर सकते हैं। उससे पहले का तो हमें पता ही नहीं है क्या हुआ था, क्या हो रहा था, राइट। बिग बैंग का पता है, बिग बैंग के बाद का पता है। तो आप बिग बैंग के बारे में क्या जानते हो, आपको वो लिखना है। बिग बैंग में हुआ क्या, राइट। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि मीन्स वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, फिर वो लिखो।
एवरीथिंग इज कनेक्टेड। फिर वो लिखो आप, एवरीथिंग इज कनेक्टेड में आप साइनोबैक्टीरिया के बारे में आप बात करो, आपकी ब्रीथ और साइनोबैक्टीरिया इनका आपस में क्या कनेक्शन। तो आप शुरू करो उसको पहले अपने अंदर से, डिफरेंट ऑर्गन्स मगर आपस में कनेक्टेड। फिर आप अपनी सोसाइटी में आओ तो इमीडिएट सोसाइटी में आओ, अपने वालिदैन पे, माता पिता पे जाओ और खुद पे रहो, दो अलग अलग इंडिविजुअल मगर इंटरकनेक्टेड। वहाँ का एग्जाम्पल एक लो। फिर इसको जेम्स जीन्स सर पे आओ, जेम्स जीन्स। फिर जेम्स जीन्स सर ने क्या बताया कि एक उंगली भी उठाते हो तो उसका पूरे कॉस्मॉस पे असर पड़ता है, मगर पूरा कॉस्मॉस का लेंथ, ब्रेथ, वेट, मास इतना ज़्यादा है कि तुम्हारी इस मास से, इस मूवमेंट से उसके ऊपर जो है वो है नहीं, एक एटम के बराबर भी असर नहीं पड़ता फिजिकली देखने में, लेकिन असर थ्योरेटिकली पड़ता है। 40 पेज का कैलकुलेशन करके प्रूव कर दिया उन्होंने कि हाँ पड़ता है। उसका हमने एग्जाम्पल लिया था साइनोबैक्टीरिया, कुछ नहीं है मास में, लेकिन उसने 20% ऑक्सीजन दे दी अर्थ को, तो असर तो पड़ता है। जब साइनोबैक्टीरिया का पड़ता है तो हमारे भी एक्शंस का पड़ता होगा, हमारे भी वर्ड्स का पड़ता होगा। हमें दिख नहीं रहा, जैसे साइनोबैक्टीरिया का नहीं दिख रहा, एक एटम पूरी अर्थ के लिए, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या मायने रखता है, राइट। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अच्छा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, जैसे ही वर्ड आया कनेक्टेड, संस्कृत में फौरन आ गया योग, फौरन आ गया योग, राइट। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। देन आपको एक्सप्लेन करना है जेनेसिस ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। राइट भाई, बिग बैंग से तो हो गए, छितर के आ भी गई अर्थ, लेकिन आग का गोला थी, लाखों करोड़ों साल में ठंडी हुई, फिर पानी बरसा, फिर पानी बरसा, फिर वो 4 चीज़ें पहले से मौजूद थी, फिर उनमें एक समय गुजरा, फिर वो चिकनी मिट्टी हुई और फिर एक यूनिसेलुलर, फिर लाइफ पैदा हुई एक पहली बार। अब ये जो लाइफ पैदा हुई, तो ये लाइफ ऐसी थी कि ये नाइट्रोजन बेस्ड थी या कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड थी, एनारोबिक थी, क्योंकि ऑक्सीजन थी ही नहीं उस वक्त। फिर वो धीरे धीरे कुछ हुआ, मतलब ऐसे। फिर साइनोबैक्टीरिया आए, फिर ऑक्सीजन बन के तैयार हो गई, इतनी कि आज हम जिंदा हैं। जो पहला साइनोबैक्टीरिया होगा उसे तो बेचारे को पता भी नहीं होगा कि हम उसकी उस पर सांस ले रहे हैं, कनेक्टेड हैं हम उससे, लेकिन हैं कनेक्टेड। तो आपको जेनेसिस ऑफ लाइफ के बारे में बताना है। आज की डेट में हम लोगों ने यहाँ तक करा है, राइट। तो इवोल्यूशन ऑफ योग का ये सारा हिस्सा है। अब यहाँ से हमारी ज़िंदगी चलेगी, जिसको हम कहते हैं ना, अब योग जो है वो इंसानों से कनेक्टेड है, इंसानों से नहीं, वो तो वहाँ से कनेक्टेड है जहाँ से बिग बैंग है। मतलब सेपरेटेड चीज़ों को कनेक्ट कर दे आपस में, दिखने में चाहे अलग अलग लगती हो, तो वो योग है। वहाँ से योग शुरू है। अब इंसानों की ज़िंदगी यहाँ से, अब लाइफ शुरू हो गई है। तो लाइफ शुरू हो गई है, तो अब हमारे आपकी ज़िंदगी भी आ जाएगी एक आध स्लाइड बाद, लेकिन उससे पहले भी बड़ा दिमाग का दही होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।